प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं कुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए महिला आंचल उपन्यास का अगला कड़ी रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले रिकॉर्डिंग में पृष्ठ संख्या 32 तक देखा था, पार्ट नंबर 7 तक। अब यहाँ से पार्ट नंबर 8 हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 8। चलिए समझ लेते हुए पृष्ठ संख्या 32 पर आते हैं। राजकमल प्रकाशन का यह पुस्तक है। लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं, जी मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है उसका दिल इतना नरम क्यों है, क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई। यह अच्छी बात नहीं। सद्गुरु मुझे बल दो। सद्गुरु के सिवा कोई और भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती, बस राहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत अपनी राम गोसाई कितना प्यार करते थे। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत राम गोसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाह पिएगी। भंडारी एक कटोरे में चाह चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गाजा तैयार करते थे। 1 चीलम, 2 चीलम, 3 चीलम। पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थी। कभी कभी बाबूजी थरथर कांपने लगते थे। भंडारी दही लगाकर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धुनी के पास बैठे रहो, गाजा तैयार करो, चीलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चीलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चीलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा, रामचरण साहेब क्रोध कीहन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। रामचरण साहेब क्रोध कीहन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने लगा। तीसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण एक बार आखिरी चीलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चीलम तैयार करने के लिए धूनी से आग ले ही रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी आई, लक्ष्मी कुन मुनाती उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे, सतगुरु हो तुम्हारी बुलावट कब होगी, बुला लो सतगुरु अपने दास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहेब चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है लक्ष्मी, लेकिन एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़, लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होती। हाथ है या लोहार की सांसी, दंतहीन मुंह की दुर्गंध, लार। महंत साहब सुनिए, रामदास धूनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास जल्दी उठो,
जल्दी उठो, महंत साहब को क्या हो गया। महंत साहब को सदगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे। इच्छा मृत्यु हुई है और रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चे को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिया। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। ज्ञानी महात्मा थे। रामदास कहता है, भंडारा से लौटकर जब सरकार आए और आसन पर ध्यान लगाकर बैठे तो देह से जोत निकलने लगा। हम मसहरी लगाने गए तो इशारे से मना कर दिया। हम धूनी के पास बैठकर देखते रहे। सरकार के देह का जोत और तेज हो गया और सरकार एकदम बच्चा हो गए। जोत की चमक से हमारी आंखें बंद हो गई। हम वहीं धूनी के पास लेट गए। कोठारी जी जब हल्ला करने लगी तो आंखें खुली। लक्ष्मी सुबह कुछ नहीं बोलती। साधुओं को माटी देने की रीति भी नहीं मालूम। जटा बढ़ा लिया और हाथ में कमंडल ले लिया। हो गए साधु। चरणदास पहले बीजक पाठ होगा तब माटी, इसके बाद सभी संतन के गोर पर माटी दी जाएगी। इतना भी नहीं जानते, माया जाल विखंडन ने सूर गुरु दुख परहरता। माया जाल विखंडने सूर गुरु दुख परहरता। सर्वे लोक जनाच जैन संतन हिया लोकिता। नमस्तु सतगुरु साहेब को चरण कमल धरी शीस। सबसे पहले रामदास माटी होता है। उसके बाद लक्ष्मी दासीन मुट्ठी भर माटी महंत साहब की सफेद चादर पर डाल देती है। फिर फूलों की माला। साधु लोग कुदाली से गोर में मिट्टी भरने लगते हैं। चरणदास कहता है, महंत साहब को लगाकर 10 महंतों को माटी दिया है। माटी देना भी नहीं जानेंगे। गांव के कीर्तनिया लोग समदाउन शुरू करते हैं। हारे बाड़ा रे जतन से सुग्गा एक है पोसल। माखन दूधवा पिलाए। हारे से हो रे सुगना बिरछी चढ़ी बैठल। पिजरा रे धरती लुटाए। गांव के बाद रामदास खंजड़ी बजा कर निर्गुण गाता। कहवा से हंसा आओल, कहवा समाओल हो राम की। आहो रामा हो कौन गढ़ गयल मुकाम। कौन लपटावल हो राम डिमिक। सूरपुर से हंसा आवल नरपुर समावल हो राम की। हो आओ रामा हो कायागढ़ कयला मुकाम। मयही लपटावल हो राम। जय हो सतगुरु की जय हो, महंत साहब की जय हो, सब संतन की जय हो। मठ सुना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है। महंत साहब की कीमत को नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे। बिना रामदास के सहारे के एक पग चल भी नहीं सकते थे। किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। बिना महंत साहब के मठ और बिना प्राण के काया। कांच ही बास की पिजड़ा, जामे दियरो न बाती हो। अरे हंसा उड़ल आकाश, कोई संगो न साथी हो। जो भी हो संसार में
सबसे बढ़कर लक्ष्मी को ही प्यार करते थे महंत साहब। चढ़ती जवानी में सदगुरु साहब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती। इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। यह तो महंत साहब का दोष नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सतगुरु के रास्ते से नहीं दिखते। यह ध्रुव सत्य है। धोख तो लक्ष्मी का है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं। महंत साहब हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दासी के अपराध को क्षमा करना गुरु। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी, मरने के समय भी तुमको सुख नहीं दे सकी। प्रभु क्षमा करो। जिंदगी भर के जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रोके रुकते नहीं। जय हिंद कोठारिन जी। दया सदगुरु के बलदेव जी बैठिए। बलदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी को सांत्वना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थी, दोहा कवित्व सब भूल गए। उसे माया जी से की याद आ जाती है। माया जी का वह रूप, गंगा रे जमुनवा की धारा नयनवा से नीर बही। बालदेव जी की गढ़ी हुई ढाढ़स की बांध इस तेज धारा में नहीं टिक सकेगी। बालदेव जी की भी आंखें छलछला जाती है। फल्गु में भी बाढ़ आती है। वह दिल को मजबूत करके कहते हैं, कोठारिन जी, सब परमेश्वर की माया है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। हम तो सूरज उगने के पहले ही डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल गए थे। डॉक्टर साहब को गांव की चौहद्दी दिखलानी थी। दक्षिण संथाल टोली से शुरू करके दूसाध टोली तक गली कुच्ची अगवारा पिछवाड़ा देखते देखते 10 बज गए। वही मालूम हुआ कि महंत साहब इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया। वे अस्पताल लौट गए। बाकी टोलों को कल देखेंगे। आज रौतहट हाट में ढोल भी दिला देना है। अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहाँ आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बलदेव जी को बहुत प्यार करते थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बलदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महंत साहब कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इसके पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में रोज तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे। महंत साहब रोज यह कहना नहीं भूलते थे, लक्ष्मी, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं, रमता लोग हैं। इन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं है। नई उम्र के साधुओं को पैर की आहट से ही वे पहचान लेते थे। उनके अंतर की दृष्टि बड़ी तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था। बड़ा छत्तर जा रहा था। उसके नयन बड़े चंचल। सत्संग में बैठकर लक्ष्मी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहब वचन सुना रहे थे। आखिर कहते कहते अचानक रुक गए। बोले, हो नवगछिया के नौजवान उदासी जी। अरे साहब, वचन पर ध्यान दीजिए जी। लक्ष्मी की शरीर पर क्या नयन गड़ाए हैं। माटी का शरीर तो मिथ्या है साहब, वचन सत्य। बेचारा बिना
बाल भोग किए ही आसन छोड़कर चला गया था, लेकिन बालदेव जी पर उनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही लोग हैं लक्ष्मी। बालदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोग का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा भाग्य है। बालदेव जी, आप तो दास हैं जी। मेरी माँ की दास थी, मेरी माँ भी दास थी। माँ मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भ दास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते? बालदेव जी जरा होंठों पर हंसी लगाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज है मन, कंठी तो बाहरी चीज है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गोसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज नहीं है बलदेव जी, भेक है यह। आप विचार करके देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुरा जी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बात होती, बलदेव जी को नई बातों की जानकारी होती। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी, किसी से लीजिएगा। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ी। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूदे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं? नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलाऊंगी। आचार्य जी से कंठी दिलाऊंगी। आचार्य जी काशी जी में रहते हैं, काशी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिएगा। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी में एक विद्यार्थी जी आए थे, काशी जी से, मतलब काशी से, बड़े जतन से लिख दिया था। मोती जैसे अक्षर हैं। बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंध निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों से परस किया है। इस पर मतलब लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है इस पर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का प्रास पंडित होए। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार, जात। नाम पूछने के बाद भी ही लोग, नवा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं अब। डॉक्टर प्रशांत कुमार, जात। नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जात के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता, जाति? डॉक्टर? डॉक्टर जाति? डॉक्टर बंगाली या बिहारी? हिंदुस्तानी। डॉक्टर जवाब देता है, जाति बहुत बड़ी चीज है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पाति के भेदभाव पर
से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता, तब शायद ब्राह्मण कहने में वह गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन, हिंदू विश्वविद्यालय में मतलब अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। रात भर वह जगा रह गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल के तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा था होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़का को देखते हो ना, उससे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगालिन डॉक्टरिन ने पाल पोसकर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य की रेखा खींच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी मां ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जरा देखो न उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी की हिलोर से हांडी हिली और उससे एक ढोंसा सांप गर्दन निकालकर फूं फूं करने लगा। सांप धीरे से पानी में उतर गया और हाड़ी से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई, मानो गंगा मैया ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उनके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती रहती थी। तरह तरह के पिंजरों को लेकर वह दिन काट लेती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपत्ति ने अपनी गोद में सोया हुआ शिशु दिया, उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया, उपाध्याय दंपत्ति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया, तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, अमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का एक इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार में निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी के स्नेहांचल में
पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ी तो वह सितार के झलार और रविंद्र संगीत की वसंत बहार के दायरे में बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते थे तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चराना सीखती थी। विद्यापति की स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर राविंद्रक सूर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायियों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है दर्जनों जोड़े बुट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण पर शांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। मां की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था। विजया का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली श्री स्नेहमयी चोपड़ा एक माँ ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता, गुप्त आंदोलनों को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वह पहले ही नजरबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नजरबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बगल में हाजिर हुआ। वह पुड़िया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला अजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्ट्री साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है। स्कॉलरशिप? जी मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पुड़िया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। यदि यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और यह पुड़िया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। मिस्ट्री साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं। मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम एमबीबीएस हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। लेकिन तुम एमबीबीएस हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किसी काम की बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलट कर और पुड़िया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ा करके मिनिस्ट्री साहब ने मी मार्टिन की दी हुई जमीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्ट्री
मिस्टर साहब पुड़िया में ही वकालत करते थे। पगले मार्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पुड़िया जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। दी स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड काला आजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा, बेवकूफ है। ईएनटी के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आंखें खुलेगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय थी, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है मालूम। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया था। मद्रास के मेडिकल गजट से संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया और जिस दिन वह पुड़िया आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया है। तुमने तो कभी बताया नहीं। बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से झुलाते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करे। पहुंचते ही पत्र देना। 10वां पॉइंट, पृष्ठ संख्या 38। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुंचते ही पत्र देना। पहुंचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूं। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौवा को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड़हिया भी किस्म किस्म के कमल और कमलनी से भर जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है। शायद गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ, यदि अनपढ़ अज्ञानी अंधविश्वास को वास्तव में सीधे ही हैं वे। या जहां तक संसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है? डॉक्टर साहब, जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या हो रहा है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी 2-3 बार और ही हुआ होगा।
उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए, जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है, बाल खुले और बिखरे हुए, आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है, रोशनी कम और धुआं ज्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमर की पंखुड़ियों को ब्राइट। पेट कब्ज तो नहीं है? कोई जवाब नहीं देता। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की माँ है जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है, कहती है डॉक्टर बाबू लर लगा कर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है, क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंजी ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं माँ, अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लगता था। काहे डर लगता था? तब इसके बाद देह घूमने लगती है। ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता। दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगे। दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊंगी। वाह, सुई भी नहीं, दवा भी नहीं, मीठी दवा। सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रही थी? करीब 1 घंटा। जोतकी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है, सब कुछ यही है, ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है क्या दिया जाए। मीठी दवा, कर्मिनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिनों से। लड़कइयाँ से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए। दागदर बाबू प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मान मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई। मगर रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लच किया है रंजीत ने, मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया है। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की मां मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपये भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पचवरिया कैदी को घर जमाया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगे। लोग कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती है कि कमली की शादी हो। कमला मैया की भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं किसी तरह कमली दैया को
आराम कर दीजिए डॉक्टर बाबू, जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है, तुम्हारी कमली दया आराम हो जाएगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना मुझे। 3 खुराक खाएगी क्या? अभी अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेल। क्या है? कमली दया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब कठिन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार देंगे। डॉक्टर कुछ सोच कर कहता है, रंजीत वह बक्सा उठाओ और ले चलो। बेतार का खबर। हाँ, तुम्हारी कमलई दया का इलाज बेहतर से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है, उसकी आंखें बंद है, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई सुई नहीं। कमला फिर भी होश में आती है। बगैर सुई के आप का रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूंगी। फिर डर लगता था। हाँ रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ ला कर रखो। हाँ पी लीजिए। ठीक है। कैसी है दवा? ठीक है, मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ। देखिए, डर की कोई बात नहीं। सुनिए, मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटिए रहिए। अब आप सविता देवी के एक मैथिली लोकगीत सुनिए। मायगे हम ना बियाहबे अपन गौरा के, जो बुढ़वा होइत जम माय गे माई। ओ माँ! कमला खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी का की तो रहा है, हम ना बियाहबे अपन गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने में बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। मुंह चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है। केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हट प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना। मैं अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। नहीं तो ओ आहे प्यारी तेग तवरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। एक सखी ने पूछा कि हे सखी, तुम्हारे पास में न तीर है न तलवार। नहीं तोरा आहे पेरिया प्यारी तेग तवरिया से, कौन ही चीजवा से मारलू बटोहिया के। धरती लोटा बेला बेपीर जी। यह सुनकर जो औरत सदा बिज पर मोहित थी बोली, सासू मोरा मरे हो, मरे मोरा बहिनी से, मरे ननद जेठ मोर जी, मरे हमर सब कुछ पली बरवा से, फंसी गईली प्रेम के डोर जी। इतना कहकर वह सदा ब्रिज के पास आई और पानी पिलाकर प्रेम की बात करने लगी। आजू की रतिया हो प्यारे यही बिताओ जी। तंत्रिमा टोली में सुरंगा सदाब्रिज की कथा हो रही है। महमूद दास के घर के पास लोग जमा हैं। पुरैनिया स्टेशन से एक मेहमान आया है। रेलवे में काज करता है। तंत्री माटोली के लोग कहते हैं, खलासी जी सरकारी आदमी है।
खलासी जी यदि लाल पत्ता दिखला दे तो डाक गाड़ी भी रुक जाएगी, रुकेगी नहीं। लाल पत्ता देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़ कर गाड़ी पर चढ़ने जाओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जब्त हो जाएगी। खलासी जी बहुत गुणी आदमी है, पक्का ओझा है। शक्कर पूछते हैं, भूत प्रेत को पेड़ में काटी ठोंक कर बस में करते हैं, बाज निरपुत को तुक ताक कर देते हैं। कुंवर विजय भान लोरिका और सुरंगा सदाबिज का गीत जानते हैं। गला कितना तेज है। उस बार सुराजी हुल माल में खलासी जी ने लिख दिया था, बैगनबाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लाइन उखाड़ा है, बस फांसी हो गई। हाईकोर्ट और नंद तक फांसी बहाल रही, लेकिन महमूद दास को कौन समझाए। बेचारे खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे हैं। महमूद दास की बेटी फुलिया से पश्चिम की बातचीत पक्की करने के लिए हर बार खलासी जी झोरी में मोरंगिया मतलब नेपाली गाजा लाते हैं। तंत्रियमा टोली के पंचों को पिलाते हैं। सुरंगा और सदाबिज गाते हैं। गांव के बीमार लोगों को झाड़ फूक देते हैं। उस बार उचित दास की डेरावली को तुक ताक कर दिया। मरने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचित दास संतान का मुंह देख गया, लेकिन महमूद दास को कौन समझावे। फिर खलासी जी लेन देन की बात भी करते हैं। 1 कौड़ी नकद न देंगे। जाति बिरादरी को एक शाम भोज कबूलते हैं, और क्या चाहिए। सरकारी आदमी जमाई होगा। कभी तीर्थ करने के लिए जाएंगे तो रेल में टिकट भी नहीं लेगा। रमजू दास की स्त्री तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। हाट बाजार जाने के समय, मालिकों के खेतों में धान रोपने और काटने के समय और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी में रहती हैं। राजपूत बाभन और मालिक टोले सभी बाबू बबुआन से मुहामुही बात करती है। दिल लगी का जवाब हंसकर देती है और समय पड़ने पर हाथ चमका कर झगड़ा भी करती है। एक बार तो सिंह जी की भी शीशी सटका दिया था। बूढ़ा हो गया है, चाट लगी हुई है। सिर के बाल सादा हो गए हैं, मन का रंग नहीं उतरा है। हमारा मुंह मत खुलवाइए सिंह जी, उससे सभी डरते हैं, न जाने कब किसका भेद खोल दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं। टोले भर की जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं, उससे कोई बाहर नहीं। खलासी जी इस बार लालबाग मेले से उसके लिए असली गिलट का कंगना ले आए हैं। चांदी की तरह चमक है। मौसी किसी तरह फुलिया से चुमौना ठीक कर दो। अरे से सूते ले देवो हो प्यारे लाली पलंगिया से, खाए ले गुआ खिल्ली पान जी। खलासी जी आज दिल खोलकर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदाबिज हैं, लेकिन न तो उनकी फुलिया उसे रहने के लिए विनती करती है और न महमूद दास सुमौना की बात मंजूर करता है। अरे सूते ले देवो हो प्यारे लाली पलंगिया से, फुलिया क्या करे। माँ बाप के रहते हुए क्या बोल सकती है। अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे। रमजू दास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी, मामी काली क्रिया किसी से कहना मत। खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं,
बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते हैं। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा? यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्रिमा की बेटी नहीं है क्या? जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहदेव मिसर देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद नकट्टी चमाइन की और चाय की माँ की। मुसब्बर चबाओ और एड़ी से पेट को आटा की तरह गुथाओ। उस बार जोतकी जी का बेटा नाम लरैन में क्या दिया। अंत में नटकट्टी को गाभिन बकरी देकर पीछा छुड़ाया। याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से साले करेजवा में तीर जी। खलासी जी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलिया क्या करे, लेकिन रमजू दास की स्त्री का मुंह कौन बंद करा सकता है? अरे फुलिया की माँ है, तुम लोगों को न तो लाज है न धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुआर गाय के बराबर है, मगर इतना मत दुहो कि देह का खून भी सूख जाए। अरे हाँ, बेटा बेटी के करो घीधारी करे मंगरो। चालनी कहे सुई से कि तेरी पेंदी में छेद। चलनी कहे सुई से कि तेरी पेनी में छेद। हाथ में कंगना तो चमका रही हो। खलासी को यह एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुटता है। फुलिया की माँ ने जब से रमजू दास की स्त्री के हाथ कंगना देखा है, उसका कलेजा जल रहा है। महमूद दास पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। खलासी की बुद्धि ही मारी गई है। रमजू की स्त्री को कुटी बहाल किया है, कंगना दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है, जो लोग उसकी बात को मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात कर नगेड़ी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमारा बहन बेटा है। बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारे देह में नहीं लगेगी, तेरे देह में तो लगी हुई है। अपने खास भतीजा तेतरा के साथ भागी तो और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती तुझको? बेशर्मी बेलज्जी भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ की मार लगी थी सो हो गई। गोवर टोली के कलरू के साथ रात भर भैंस पर रस लीला करती थी, सो कौन नहीं जानता। तो बात करेगी हमसे? रे घिंगवा की रखेली, घिंगवा के बगान का बम्बे का आम का स्वाद भूल गई। तरबन्ना में रात भर लुक्का चोरी मैं ही खेलती रे। कुर आखा बच्चा जब हुआ था तो कुमरखा सिंघवा से मुंह दिखौनी में बाछे मिली थी, सो कौन नहीं जानता। इतना बात सुनते ही सदा ब्रिज फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। महमूद दास के घूल के पास होने वाली सुरंगा ब्रिज की कथा में औरतों के झगड़े से कोई बाधा नहीं पहुँचती है। औरतों के झगड़े पर यदि मर्द लोग आंख कान देने लगे तो हुआ। औरतों के झगड़े का क्या, अभी झगड़ा किया, एक दूसरे को गालियां सुनाए, हाथ चमका कर, गला फाड़ कर, एक दूसरे के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। जीभ की धार से बेटा बेटी की गर्दन काटी गई। काली माई को काला पाठ कबूलाया गया। हाथ और मुंह को कोट कुष्ठ से गलाने की प्रार्थना की गई और 1-2 घंटे के बाद घी सफाई मेल मिलाप हो गया।
एक दूसरे के हाथ से हुक्का लेकर गुड़गुड़ाने लगे। साग मांग कर ले गए और बदले में शकरकंद भेज दिया। कल शाम को मालिक के खेत में से अंधेरे में उखाड़ लाया है लड़के ने। मालिक देखते तो पीठ की चमड़ी खींच लेते। पहले झगड़ा का सिर गणेश दो ही औरतों से होता है। श्री गणेश पहले झगड़ा का श्री गणेश दो ही औरतों से होता है। झगड़े के सिलसिले में एक एक कर पास पड़ोस की औरतों के प्रसंग आते जाते हैं और झगड़ने वालियों की संख्या बढ़ती जाती है। झगड़े से उनके काम काज में भी कोई बाधा नहीं पहुंचती। काम के साथ साथ झगड़ा भी चल रहा है। जब सारे गांव की औरतें झगड़ने लगती हैं तब कोई किसी की बात नहीं सुनती। सब अपना अपना चरखा उठने लगती हैं। लेकिन फुलिया आज झगड़े में हिस्सा नहीं ले रही है। वह टट्टी की आड़ में खड़ी होकर सुरंगा सदाबिज की कथा सुन रही है। खलासी जी के गले में जादू है। ओझा गुनी आदमी है। कथा और गीत में फुलिया यह भी भूल जाती है कि सहदेव मिसर शाम से ही कोठी के बगीचे में उसके इंतजार में मच्छर कटवा रहा है। खलासी के गले में जादू है। मामी मामी क्या है रे, बोला ना। सहदेव मिसरवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, एक बात कहने आई हूँ। काली क्रिया किसी से कहना मत। खलासी जी तो तुम्हारे गुहाल में सोते हैं ना। काली क्रिया। सुरंगा सदाब्रिज की कथा समाप्त हो गई। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सहदेव मिसिर मच्छरों में कब तक दे खून चुसवाते। साला, खलासिया, साली, हरामजादी। अच्छा कल दिखाऊंगा। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और रमजू की स्त्री के गुहाल में सुरंगा कह रही है सदाब्रिज से, अभी नहीं, जब बाबा चुमैना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कौन एक मिसर है सुना है? सदाब्रिज बेचारा कहता है सब झूठी बात है। तुम बालदेव जी से कहो। कौन बालदेव? पुरनिया आश्रम वाला। पुरैनिया आश्रम वाला। हाँ, सभी उनकी बात मानते हैं। बाबू बबुआन भी उनसे बाहर नहीं है। तुम बंदगी मत करना है ना कहना। लेकिन वह तो हम पर बड़ा नाराज है। देशद्रोही के फिरिस में नाम दे दिया है। माँ के लिए नाक की बुलाकी ले आना, असली पीतल की बुलाकी। पृष्ठ संख्या 45, 12वां अंश। मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं। नए महंत को चादर टिका देने के लिए मुजफ्फर जिला का एक मूर्ति आया है। लर सिंह दास आचार्य गुरु मुजफ्फर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारा में आए हैं। लर सिंह दास खबर लेकर आया है। आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ के सभी सेवक सती आसपास के बाबू बबुआन लोगों को पहले ही खबर दे जाए। रामदास को महंती की टीका मिलेगी। महंत सेवा दास का एकमात्र चेला वही है। रामदास सोचता है यदि खंजड़ी बनाना नहीं जानते हो तो आज तक बेलाही के जमीन की भैंस की पूंछ हाथ से नहीं छूटती। महंत साहब उसकी खंजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वह रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मेरी कंज मठ पर आ गया। 15 साल पहले की बात। 15 साल बाद रामदास का भाग फिरा है। जय हो सतगुरु साहब की। नियमानुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक नामा लिख देगा। हमेशा लंगोटा बंद
रहकर सद्गुरु के स्तर की रक्षा करेंगे। किसी तरह का मादक द्रव्य नहीं सेवन करेंगे, दासी रखेलिन नहीं रखेंगे, आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूरत हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। फिर चादर टीका की विधि, दही की टीका और फिर सिर पर दूब धान। बस नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे की पत्नी एकमात्र मालिक हो जाएंगे। नरसिंह दास तो आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था, किंतु मेरीगंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद उस पर महंती का मोह सवार हो गया। 900 बीघे की काश्तकारी, कलमी, आम का बाग, 10 बीघे में सिर्फ केला ही लगा हुआ है। एक एक घौर में 1000 केले लगे फले हैं। हजारिया केला, 2 कौड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल धन लक्ष्मी दासीन। लक्ष्मी दासीन कहती है, महंत साहब को बस यही एक चेला है, रामदास। तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास काट का उल्लू रामदास सतगुरु हो, यह अंधेर है। रामदास महंत नहीं हो सकता। छुछुंदर की तरह तो सूरत है, वह महंत होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यह लक्ष्मी श्राप भ्रष्ट अप्सरा। लक्ष्मी ने नरसिंह दास की आंखों में न जाने क्या देखा कि उसकी छाया से भी वह बचकर चलती है। रात में किवाड़ मजबूत से बंद करके सोती है। किवाड़ की छिटकिली लगाने के बाद एक ओखल किवाड़ में सटा देती है। नरसिंह दास को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार धूनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है। कौन? नरसिंह दास किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, महंत होने के पहले ही अंधे हो गए क्या? देखते नहीं हो? जैसा गुरु वैसा चेला। रामदास कुनमुना कर रह गया था। सुबह को सत्संग के समय ही लक्ष्मी बरस पड़ी थी। क्यों आप वैसी भाखा बोले थे? महंत होने के पहले ही अंधे हो गए जैसे गुरु निंदा सुनिए जो काना। मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वह इस मठ का अधिकारी महंत है। आप जैसे एक कोटि बिलटा साधुओं को वह रोज प्रसाद देगा। बात करना भी नहीं जानते। आने दीजिए आचार्य जी को। रामदास भी सुना देता है। रात में हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलेंगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ, समझ रखो। भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की है। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है। आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता। घी मांगने पर कहता है दाल घी से बघारल छौकल मतलब। केला बिक्री होने के लिए हाट भेज दिया जाता है। दूध में पानी मिला कर देता है। बाल भोग में पहले दही चूड़ा देता था, कल से सिर्फ चूड़ा लगा कर रख देता है। बिल्टा साधु। रंडी की यह हिम्मत उसे बिल्टा साधु कहती है। अच्छा, लक्ष्मी पहले से ही तो उसे नहीं जानती, कैसे जान सकती है? वह कभी पहले यहाँ आया नहीं। पुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई मूर्ति यहाँ नहीं आया। सोनमतिया कहारिन भी तो नहीं आई है यहाँ। संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुंची हो। ठीक आई है यहाँ। रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन में ऐसी
हालात हुई थी, कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता है था, लेकिन रधिया अलर्ट थी। एक ही चक्कर में जाल में आ गई थी। लक्ष्मी तो पूरा नहीं है, खेली खिलाई है, 70 चूहे खाई हुई है। यदि वह रधिया को लेकर नटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता तो रधिया हाथ में नहीं निकलती। नटंकी कंपनी के मालिक की ही बात रहती तो वह सह ले सकता था। हारमोनियम और नगाड़े वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते थे। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वह भी तो बदल गई थी। लर सिंह दास अपने सिर के दाग पर हाथ फेर मफलर से ढक लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पर भी डंडा चलाया था। मौत लौटने पर महंत साहब ने खड़ाओं से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागते। सिर का घाव ताजा ही था। महंत साहब की खड़ाऊ गुरु की खड़ाऊ थी। महंत साहब के पैर पर वह लेट रहा था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। लर सिंह दास उनका एक लौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया। महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद पुपड़ी मठ की महंती उसे ही मिलती, लेकिन रामबरन कुंवरी ने उसकी मति फेर दी थी। लर सिंह दास नेपाली गाजा में बड़ा नफा होता था। 10 रुपये का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आना शेर गाजा मिलता। बड़ा हच्छर मेला के समय चलो। महंत साहब ने जब शरीर त्याग किया तो वह जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जूत दास को चेला कबूल कर विल लिख दिया, नहीं तो वह भी एक मठ का महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कर सकती। तब तो पैर पखार कर पैर के 10 नाखून को धोकर वह प्रेम से चरणोदक पीती, लेकिन वह लक्ष्मी को चरणोदक पिलाकर छोड़ेगा। रामदास क्या है? रामदास मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए। कोठारी से कहो कि लर सिंह दास आज आ रहे हैं। जा रहे हैं तो जाइए। तुम कोठारी से कहो। तुम ताम मत करो। कोठारी जी से क्या कहेंगे? राह खर्च कल ही कोठारी जी ने दे दिया। रामदास झोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर लर सिंह दास के आगे फेंक दिया। हम पूछना चाहते हैं कि कोठारी ने हमारा अपमान काहे किया? हमको बिल्टा काहे बोली? हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दिया? आचार्य गुरु को कब गाली दिया है? बोली नहीं थी। पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु हैं। बे वक्त पढ़ने पर सीधा जवाब मिलता है, आचार्य गुरु हुए हैं। कल तक तो गुरु भाई थे। यह गाली नहीं तो और क्या है? संसार में सत्य का भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकलकर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं। छी छी छी, क्या हमको बेटा नहीं कहा है? आप तुमने रामदास। लक्ष्मी गरज उठती है, गर्दनियां देकर निकाल दो इसको। यह साधु नहीं राक्षस है। इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो, आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके यह क्या देखता था? शैतान। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली गई। रामदास उठकर लर सिंह दास के गले में हाथ लगाकर धक्का देता है। लर सिंह दास सीढ़ी पर गिर पड़ता है। नाक से खून निकल रहा है। जय हिंद रामदास जी। क्या है? क्या हुआ? बालदेव जी लहू देखकर घबरा जाते हैं।
कुछ नहीं, पछवरिया साधु है। काया में कहीं साधु स्वभाव नहीं। कोठारी जिसे बदकुट्टी करता है तो मारपीट क्यों हुई? शांति से सब काम करना चाहिए, हिंसा बात नहीं करना चाहिए, हिंसा बात नहीं करना चाहिए। रामदास, बाल जी को अंदर भेज दो। लरसिंगा दास नाक का खून पोंछते हुए देखता है। बालदेव नाम का यह खद्दरधारी आदमी अंदर जा रहा है, सीधे लक्ष्मी की कोठारी में। जय हिंद बालदेव जी। शायद यह खद्दरधारी और लक्ष्मी एक ही आसीन पर बैठे हैं, एकदम आसपास, देह से देह सटाकर। अच्छा, 13वां पॉइंट। गांव के ग्रह अच्छे नहीं, सिर्फ ज्योतिकी जी नहीं, गांव के सभी मतबर लोग मन ही मन सोच विचार कर देख रहे हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं। तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्किल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा है, 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बलाय से नोटिस 58 बीता मील करवा लो। कुर्की और इश्तहार निकास करवाकर सरजमीन पर चपरासी को ले जाने की जरूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। गांव के 1-2 गवाहों को भी ठीक करके रखो, स्टेट से उनको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई ठीक नहीं। सिंह जी यादव टोला के निढोलों का सीना तान कर चलना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ज्योतिकी जी ठीक करते थे, बार बार लाठी भाला दिखलाते हैं, हौसला बढ़ गया है। अब तो राह चलते पर नाम पाती भी नहीं करते यादव लोग। कलिया कभी कभी चिढ़ाने के लिए नमस्कार करता है, देह में आग लग जाती है सुनकर, लेकिन सिंह जी क्या करें। राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दम में धीरे धीरे मिल रहे हैं। अखाड़े में ग्वाल के साथ कुश्ती लड़ते हैं, रोज शाम को कीर्तन में भी जाने लगे हैं। हरगौरी ठीक कहता था, यदि यही हालत रही तो 5 साल के बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे। तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हरगौरी कहता था उन लोगों को बुला लिया जाए। कहता था लाठी भाला सिखाने वाला मास्टर आवेगा, संयोग कजी संचाल सजी क्या कहता था सो आवेंगे। हिंदू राज, महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज। हरगौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है। भंडारा के दिन सिंह जी उठे हुए खिलावन सिंह यादव को घर से जबरदस्ती खींच कर ले गए थे, लेकिन खिलावन सिंह का मन उल्टा ही हुआ था। ज्योतिकी काका रोज आते हैं, उन्होंने कहा है सकलदीप का 18 साल की उम्र में माता या पिता का बेगोज लिखा हुआ है। सकलदीप का यह 17वां जा रहा है। सकलदीप की माँ बेटे का गम करवाने के लिए रोज तगादा करती है। बेटे को वकील बनाने की इच्छा शायद काली माई पूरी नहीं होने देगी। गौना के बाद फिर क्या पढ़ेगा, माता पिता का बिगोज। बालदेव को सारी दुनिया की भलाई तो सोचती है, मगर जिसका नमक खाता है उसके लिए एक दिन का भी तो सोचे। दिन भर तहसीलदार के यहाँ बैठा रहता है और शाम को कीर्तन। कमला किनारे वाले एक जम्मा में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी है, बटैयादार की हैसियत से दर्ज है। बालदेव से कहा कि कलरू से क सुनकर सुपुर्दी लिखवा दो या रजिस्ट्री करवा दो, तो कान ही नहीं दिया। हलवाहा गुनाय तमतमा कल से
हल जोतने नहीं आता है। कहता है पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिए तो हल उठावेंगे। बालदेव टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ बोलता भी नहीं, उल्टे हमसे बहस करने लगा। गरीब लोगों का दरमाहा नहीं रोकना चाहिए भाई साहब। ज्योतिकी जी के 18 साल की नववधु कंचीरा वाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द हो जाता है। पिछले 1 साल से वह खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती है। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया है। डॉक्टरी दवा नहीं। डॉक्टर तो पेट टिपेगा, जीभ देखेगा, आंख की पपनियां उलटा कर देखेगा, पेशाब और पखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू भी जांच करे। इधर वह रोज कहती है डॉक्टर बाबू ने कटोरी टोला की छोटी चंपा को एक ही जैक्सन में आराम कर दिया है। इसी तरह उसके पेट में भी दर्द रहता है। औरतों को समझना बड़ा कठिन काम है। सभी औरतें एक समान हैं, जो जिद पकड़ेगी पकड़े रहेगी। ज्योतिकी जी को अपने 4 स्त्रियों का अनुभव है। पहली बेचारी तो सिर्फ मेला बाजार देखने का रोग था, कोई भी मेला नहीं छोड़ती थी। जहाँ मेला आया कि ज्योतिकी जी के 30 दिन परमानंद झा की खुशामद करने में ही बीतते थे। परमानंद की भैंसा गाड़ी पर ही मेला जाएगी। परमानंद बेचारा खुद गाड़ी हाँक कर मेला ले जाता था, कभी भाड़ा नहीं लिया। आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अयोध्या ले गया जाता था, कभी भाड़ा नहीं लिया। ठीक, अयोध्या के मेले में वह जोरों का हैजा फैल गया। दूसरी को हुक्का पीने की आदत, ब्राह्मण का हुक्का पीना। लेकिन ज्योतिकी जी क्या करते, औरत की जिद। जब वह बीमार पड़ती थी तो बहुत बार ज्योतिकी जी को ही हुक्का तैयार करना पड़ता था। पुरानी खांसी के खांसते खांसते वह भी मर गई। तीसरी को इस बात की जिद लग गई थी कि वह गांव के लड़कों से हंसना बसना बंद नहीं करेगी, और कंचीरा वाली को डॉक्टरी दवा की जिद लग गई है। एकमात्र पुत्र राम नारायण तो कुपुत्र निकला। विपदापत नाचत करता, विदापत नाच करता, विदापत नाच करता है। तमा पासवानों के साथ रहता है। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई है। कोई बेटी देता ही नहीं। ज्योतिकी जी क्या कहते करें। हाथ की ऊर्ध्वश रेखा तो सीधे तर्जनी में चली गई है, लेकिन कुंडली के 10वें घर में शनि है। समझाते समझाते थक गया है कि अपना नाम राम नारायण मिश्र कहा करो, लेकिन वह भी गंवार की तरह नाम लरायण ही कहता है। राम नारायण के साथ कंचीरा वाली को एक दिन अस्पताल भेज दे। घर पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। लरसिंह दास गांव के घर घर में जाकर पंचों से कह रहा है आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ का अधिकारी महंत वही है, उसी को चादर टीका मिलनी चाहिए। महंत की रखेलिन या दासिन को मठ के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है। इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं। वह बीए पास है, अंग्रेजी में ही बीजक बाँचता है, इसीलिए तो बाबड़ी केस रखता है, धोती कुर्ता पहनता है और आधी मूछ कटवाता है। मठ पर एक स्कूल खोलेंगे, गांव वालों की भलाई करेंगे। आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, खुद विचार कर देख सकते हैं। दासी रखेलिन मठ को बिगाड़ देती है, साधु धर्म को भ्रष्ट कर देती है। आप लोग खुद विचार कर देख सकते हैं। तंत्रिमा टोले में पंचायत हुई, बंदिश हुई। तंत्रिमा टोले की कोई औरत अब बाबू टोला के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। बाबू बबुआन लोग शाम को गांव में आवे,
कोई हर्ज नहीं, किसी की अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध शेर मिले उसी में सबों को संतोष रखना होगा। भलाई आदमी में कोई बरकत नहीं। अनोखे और उचित दास छिड़दार को संतोख रखना होगा। अनोखे और उचित दास छिड़दार हुआ जिसे चाल से बेचाल देखेगा, बांस की छड़ी से पीठ की चमड़ी उधेड़ेगा। तंत्रिमा लोगों की इस बंदिश के बाद गहलोत्र छत्री, कुर्म छत्री, पोड़िया टोले, धनुख धारी और कुशवाहा छत्री टोलों के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। सिर्फ जेनेऊ लेने से ही नहीं होता है, कर्म भी करना होगा। जाए तो कोई बाबू कभी संथाल टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिल लगी भी कर सकता है। संथालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। कुर्म छत्री टोले के लाज मानो से कल रात को शिव शक्कर सिंह को बेपानी कर दिया। झुबरी मुसम्मात का घर तो टोले के एक छोर पर है ना, सिपहिया टोली की बांसवाड़ी के ठीक बगल में। लेकिन शिव शक्कर सिंह को क्या मालूम कि बांस की झाड़ी में छोकरे पहले से ही छिपे हुए हैं। झुबरी मुसम्मात को 10 रुपये जरिमाना हुआ है। जहां से देना तो होगा ही, नहीं तो हुक्का पानी बंद। शिव शक्कर सिंह से रुपया लेकर दे। इसी तरह लालबाग मेला में पंचलैट खरीद होगा। बिना पंचलैट वाली पंचायत की क्या कीमत। लाइट के दाम में 20 रुपया और कम है। एक दिन फिर बांसवाड़ी में 1 घंटा मच्छर कटवाया होगा और क्या। काली चरण का अखाड़ा आजकल खूब जमता है। शाम को कीर्तन भी खूब जमता है। नया हारमोनिया खरीदा हुआ है। गंगा जी के मेले से गंग तिरिया ढोलक लाया गया। खूब गमछड़ा गमाड़ता है। बाल देव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती को वे खराब समझते हैं। शरीर में ज्यादा बल होने से हिंसा बात करने का खौफ रहता है। असल चीज है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही गन्नी महात्मा जी अंग्रेजों को हराया। गन्नी महात्मा अर्थात गांधी महात्मा हराया। गांधी जी को देह में तो एक चिड़िया के बराबर ही भी मांस नहीं। कांग्रेस के और लीडर लोग भी दुबले पतले हैं, लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों के खून को गर्म कर देती है। ढाक धिन्ना। शोभन मोची ने ढोल पर लकड़ी की पहली चोट दी कि देह कसमसाने लगता है। ढिन्ना 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 अर्थात आजा 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 आजा। सभी अखाड़े में आए। काछी और जंघियां चढ़ाया। एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सिर में लगाकर और अज्जाज कहकर मैदान में उतर पड़े। कालीचरण आ अरे कहकर मैदान में उतरता है। चंपावती मेला में पंजाबी पहलवान मुश्ताक इसी तरह अली अली कहकर मैदान में उतरता था। तब शोभन ताल बदल देता है। चट्टा गिरथा चट्टा गिरथा आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। अखाड़े में पहलवान पैतरे भर रहे हैं। कोई किसी को अपना हाथ भी छूने नहीं देता है। पहली पकड़ की ताक में है। वह पकड़ा धागी कसकर पकड़ो चटाक चटधा चटाक चटधा उठा पटक दे गिल धा वाह 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 बहादुर। पटक दो अब चित्त करना खेल नहीं। मिट्टी पकड़ लिया है। सभी दांव के पेच और
काट उसको मालूम है, ढाक धिन्ना तिरकिट तिन्ना, दांव काट बाहर हो जा। वाह बहादुर दांव काट कर बाहर निकल आया। फिर धा चट गिर धा, आ जा भिड़ जा, ढोल के हर ताल से पैंतरे, दांव पेच काट और मार की बोली निकलती है। काली थान में पूजा के दिन इसी ढोल की ताल एकदम बदल जाती है, आवाज भी बदल जाती है। धागीड़ धागीड़ धिन्ना, जय जगदम्बा जय जगदम्बा, गांव की रक्षा करो माँ जगदम्बा। 14वां पॉइंट, चढ़ती जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब होई है गवनवा हमार रे भौजिया। पक्की सड़क पर गाड़ी वालों का दल भौजाई का गीत गाते हुए गाड़ी हाँक रहा है। आ चल बढ़ के दाहिने, हाँ हाँ, घोड़ा देख कर भी भड़कता है साला। हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गईले, फिरहू न लिहले उदेश रे भौजैया। नंदिया के दिल की फूक गाड़ी वालों के गले से कुक बनकर निकल रही है। भौजैया कमली की कोई भौजाई नहीं, किससे दिल की बात कहे। भौजाई की नंदिया की तो शादी हो चुकी है, कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ है। प्रेम सागर में मन नहीं लगता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन कृष्ण कन्हैया बंसी बजाया, कदम के वृक्ष पर बैठ के बंसी बजा रहे थे। चीरहर लीला की तस्वीर को देखकर कमली का जी न जाने कैसा कैसा करने लगता है। वह प्रेम सागर बंद कर देती है। सुबह प्याऊ आया था। कितना गौ आदमी है प्यारू। आज क्या बना था प्यारू? डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे या शीशी बोतल लेकर पड़े हुए थे? प्यारू हंसकर हमेशा की तरह जवाब देता, अरे क्या पूछती हो दया, इस आदमी का हमको कोई ताल पता नहीं लगता है। रोज कहेंगे कि प्यारू आज खाना जरा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वही रात में 11 बजे और दिन में 2 बजे। आज बंधा का झोल बना था। झोल क्या खाएंगे, मिर्च मसाला छूते भी नहीं है। खाने का तो कोई शौक नहीं है, जो बना दो खा लेंगे। और शीशी बोतल क्या पूछती हो भाई दया, कल से मच्छर खटमल और तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए हैं, तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। आज संथाल टोली के जोगिया माझी को कह रहे थे 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़ के दे जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती हैं। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी हैं। सभी जवान लड़कियों को वह दया खाता है, सभी जवान लड़कियों को दया खाता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा। डर लगता है? हाँ हाँ डर लगता है। तो तुमको क्या, तुमको तो मजा मिलता है ना, मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब, छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते। झूठ, इतने दिन हो गए मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके, या जानबूझकर अनजाने बनते हो डॉक्टर? तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कलमा नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियां
उलट कर देखो, मेरी पीठ पर आला लगा कर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना। पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती है थी। डॉक्टर मुझसे भी पूछता था, मीठी दवा चाहिए क्या? मैं नहीं विश्वास करती डॉक्टर, ऐसा नहीं। कुसमी झूठ बोलती है। मीठी दवा और किसी को मिल ही नहीं सकती। डॉक्टर, खबरदार, कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है, बहुतों को बदनाम किया है उसने। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है, लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर। उसकी ससुराल फार विशेषगंज में है। घर वाला एक मारवाड़ी का सिपाही है, रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसमी बायोस्कोप देखने जाती है। बायोस्कोप अर्थात फिल्म देखने। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन यशोमती सभी ग्वालिन को बुलाएं। कमली माँ, पढ़ना बंद करो, डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। दवा पी लो। मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। हाँ, ऐसे तुम नहीं मानोगी। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की की बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा सो तो डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर बाबू से। माँ, तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो ना? माटी का महादेव। माँ ठठाकर हंस पड़ती है, एक एक बात गढ़कर निकालती है। तू अच्छा, ठहर जा, आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली है कमला। तहसीलदार साहब बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री, सत्यवान, पार्वती, मंगल और शिव पुराण। कमला रोज शिव पूजती है। ओम शिव शंकर सुख करनाथ दायक महादेव, महादेव मिट्टी का महादेव। माँ चुप रहो। कमली माँ से लिपटकर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पाल कर क्या करेंगे? डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता है, अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन। सभी ठठाकर हंस पड़े। तहसीलदार साहब, माँ और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी। नहीं, ठीक है। हाँ, मैं पगली हूँ। दीदी, तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। आओ, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमल तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बनाया कौन है? कौन रहा है? गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाइए। तहसीलदार साहब कहते हैं, डॉक्टर तो अपने समाग की तरह हो गया है। डॉक्टर को भी तहसीलदार साहब से घनिष्ठता हो गई है। तहसीलदार साहब से गांव भर और जिले के बहुत सी नई पुरानी बातें सुनने की मिलती है। राजपार बंगा स्टेट के जनरल मैनेजर डफ साहब कैसा आदमी है, आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया है। धोती कुर्ता पहनता है, कभी कभी रोरी का टीका भी लगाता है। राज पारबंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में हैं। डफ साहब की बेटी जब तक रहेगी, कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते। महारानी चंपावती जाति के मुसहरीन थी। राजा भूप सिंह को मेम रानी
से 2 लड़के हैं। बड़ा यश है राजा भूपत, पोलो का जब्बर खिलाड़ी। दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा अयास। उन्नाव में बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में इतनी बाई आती हैं कि 3 दिन रात महफिल जमी रहती है, 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस की शराब पीता है। असल राजा तो वही है। राज पार बंगा वाला तो मक्खी चूस हैं। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 बीघा जमीन है। रहुआ स्टेट के गुरु बंसी बाबू भी किसान हैं, किसानी हैं। उनकी बात निराली है। दाता कर्ण है। वार फंड में सबसे ज्यादा रुपया दिया है और कांग्रेस के सहायता फंड में भी सबसे ज्यादा रुपया दिया है। और इसी को कहते हैं दुनिया का इंसाफ। दिल खोल कर दान देने का सुफल क्या मिला है जानते हैं? लोगों ने झूठ मूठ अफवाह फैला दिया है कि नोट बनता है। अरे भाई, नोट तो बनाती है उसकी कोसी गंगा किनारे की हजारों बीघा जमीन, जिसमें न हल लगता है, न बैल, न मेहनत, न मजदूरी। बाढ़ का पानी हटा और कीचड़ वाली धरती पर चना, केसारी, मटर, सरसों, उड़द वगैरह छींट दिया जाता है। बस छींटने में जितनी मेहनत लगे। कोसी और गंगा के पानी से नहाई हुई धरती माता दिल खोलकर अपना धन लुटा देती है। जिला कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं श्रीनाथ चौधरी जी। ओ, आप तो जानते ही होंगे उनको। वह भी बड़े किसान हैं। पुड़िया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए, वह अब कोई वकील क्या करेगा। हाई कोर्ट के बालिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसल को नहीं काट सकते थे, लेकिन फौजदारी कचहरी में कभी पैर नहीं रखते थे। एक बार राजा भूपत 10,000 फीस देने लगा। खूनी केस था। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए। कागज पढ़कर सिर्फ एक जगह 1 लाइन काट दिया और 1 अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदगा छूट गया। अब तो न वह अयोध्या है और न राम। बाबा, दीदी, डॉक्टर साहब आज यहीं खाएंगे। प्यारू से झगड़ा मोल लेना चाहती है। प्यारू से कह दिया, तब डॉक्टर साहब हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती है यदि श्रद्धा हो तो। श्रद्धा की बात नहीं, बात यह है कि मैं मिर्च मसाला नहीं खाते। कमली भी बीच में ही बोल उठी, उबली हुई चीजें खाएंगे, यही है ना। डॉक्टर समझ रहा है रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शीला रहती तो तुरंत कुछ कह देती, शायद कहती भावात्मक संक्रमण आधा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है। धन्यवाद प्यारे साथियों। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 53 पर आ गए हैं, 15वां। इसको अगले रिकॉर्डिंग में हम लोग पेश करेंगे। चलिए सामान लेते हुए हम अगले रिकॉर्डिंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को आत्मीय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे अन्य साथी हैं उनसे अति विनम्र निवेदन है कि यह रिकॉर्डिंग मैं अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए कर रहा हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें।